किया था, स्पेक्ट्रम के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, बस की करें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, और एक होता है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या लगा गुर की करें। एक होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा और एक होता है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। सुने प्लीज। तो 2 किस्म के कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा को हम डिफ्यूज स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, डिफ्यूज स्पेक्ट्रा। इसके लिए एक दूसरा वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, डिफ्यूज्ड स्पेक्ट्रा। और इस डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा के लिए इसको हम यूज करते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। वी कैन आल्सो कॉल इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं और इसको जो हम डिफ्यूज स्पेक्ट्रा कहते हैं, डिफ्यूज स्पेक्ट्रा। अच्छा, द टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा हैविंग नो मार्क बाउंड्रीज, द टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा हैविंग नो मार्क बाउंड्रीज, नो मार्क बाउंड्रीज बिटवीन द स्पेक्ट्रल लाइंस, बाउंड्रीज बिटवीन द स्पेक्ट्रल लाइन। तो इस तरह के स्पेक्ट्रा को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कहते हैं, और वी कैन आल्सो कॉल डिफ्यूज स्पेक्ट्रा। इसकी जो एग्जांपल है, रेनबो इज एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। रेनबो अगर आप लोग गौर से कहते हैं, इट इज एन एग्जांपल ऑफ द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। अच्छा बात सुनिए प्लीज। अगर आप लोग देखिए यहाँ पे 7 कलर्स है वेब गियार, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड है। यहाँ पे ये जो कलर है, कहाँ पे वायलेट खत्म हो रहा है और कहाँ पे इंडिगो शुरू हो रहा है, ये भैया यहाँ पे इसको डिटरमाइन करना, ये मेंशन मतलब मुश्किल होता है। ये कलर इस कलर में डिफ्यूज हो जाता है, यहाँ पे कोई मार्क बाउंड्रीज नहीं होती, तो ये कलर एक दूसरे पे डिफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे कोई मार्क बाउंड्रीज नहीं है, यहाँ पे कोई मार्क बाउंड्रीज नहीं होते, यहाँ पे कोई मार्क बाउंड्रीज नहीं होते। तो जो ऐसे स्पेक्ट्रा जिसमें आप लोगों के पास क्या हो, मार्क बाउंड्रीज बिटवीन द स्पेक्ट्रल लाइंस ना हो, तो ऐसे स्पेक्ट्रा को हम क्या कहते हैं, याद रखिए डिफ्यूज स्पेक्ट्रा कहते हैं, और वी कैन आल्सो कॉल कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। ये लाइट है, व्हाइट लाइट आ रहा है, डेंसर मीडियम से पास हो रहा है, तो आप लोगों को रेनबो मिल रहा है, रेनबो मिल रहा है, 7 कलर्स का जो बैंड नजर आ रहा है, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा आपको प्रोवाइड करता है। तो प्लीज अगर आप लोग हो सके तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा जो है आप लोगों के पास तरफ प्रोड्यूस होता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि द टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा हैविंग मार्क बाउंड्रीज। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हो सके तो यहाँ पे आप लोगों के पास ब्राइट है, एक लाइन अगर आपके पास ब्राइट है तो यहाँ पे जो है आप लोगों के पास डार्कनेस है, ये डार्क लाइन है, डार्क लाइन। फिर यहाँ पे अगर आप देखिए ब्राइट है, फिर यहाँ पे अगर आप लोग देखिए यहाँ पे जो है ये डार्क लाइन है, ये ब्राइट, ये डार्क, ब्राइट, और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखिए ये ब्राइट है, ब्राइट है, यहाँ पे अगर आप लोग देखिए फिर डार्क लाइन है। इस तरह के स्पेक्ट्रा को हम डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कहते हैं। द टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा हैविंग मार्क बाउंड्रीज बिटवीन द स्पेक्ट्रल लाइंस, the type of spectra having marked boundaries, having marked boundaries, marked boundaries between the spectral lines, between the spectral lines. So such a type of spectra are described as a discontinuous spectra. इसको हम discontinuous spectra का नाम देते हैं। एक ऐसा स्पेक्ट्रा जिसमें मार्क बाउंड्रीज हो वो आप लोग प्लीज डिसकंटिन्यूअस है, और एक ऐसा स्पेक्ट्रा जिसमें कोई मार्क बाउंड्रीज ना हो उसको हम क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कहते हैं, और सॉरी डिफ्यूज स्पेक्ट्रा कहते हैं, और उसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कहते हैं जिसमें मार्क बाउंड्रीज ना हो। अच्छा तो आप लोग प्लीज गौर से देखें, तो ये आप लोगों के पास 2 इसके टाइप्स हैं। अच्छा फिर इसके बाद हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा पे। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा के फिर अपने 2 टाइप्स हैं। एक होता है यहाँ पे अगर आप लोग देखिए एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, बाबा अमर कर सके एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और एक होता है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा। तो 2 किस्म के जो है अगर आप लोग देखिए यहाँ पे स्पेक्ट्रास है, एक है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा, है ना? नसो का बना चाहिए तो मार्कर ना रोड़े नजर बसो कमा ब्लू वाला ब्लू। अच्छा तो आप लोग पास हैं प्लीज। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, इसके 2 टाइप्स हैं।
तो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा के टू टाइप्स। अच्छा, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा किसे कहते हैं, इसको आप लोग प्लीज गौर से देखें। पहले जो है इसकी तरफ आते हैं और इस पे डिस्कशन करते हैं। आवाज जो पकड़ देगा ना जरूर बाबा टाइम से आवाज जबाब ज्यादा करता। अच्छा, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो है प्लीज अगर आप लोग देखें इन दोनों में डिफरेंशिएट करते हैं कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में और एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा में आप लोगों ने किस तरह डिफरेंशिएट करना है। अच्छा देखिए, मेरे पास यहाँ पे जो है एक सैंपल है और यहाँ पे जो है अगर आप देखिए एक ट्यूब है जिसमें मैंने एक सैंपल लिया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि जो मशीन हमें स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करके देता है उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। अच्छा, उसमें एक कैविट है, एक छोटा सा कैविट होता है, बिल्कुल जो है उसको कैविट्स भी कहते हैं। प्लीज जो है टेस्ट ट्यूब की तरह होता है लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कैविट्स यूज होता है। इस कैविट में सैंपल लेते हैं, इस कैविट में क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं, कंसंट्रेटेड सैंपल। और ये आप लोगों के पास जो है इसमें क्या है, ये सैंपल है। प्लीज अगर आप लोग देखें ये क्या है, इसमें सैंपल पड़ा हुआ है, सोल्यूशन बनाया हुआ है, यहाँ पे ये पड़ा हुआ है। मैं क्या करता हूँ, इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास करता हूँ। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है अगर आप लोग देखिए बंच ऑफ रेडिएशन है, ये रेडिएशन जो है मैं इससे पास कर रहा हूँ 1 2 3 4 5। ये इससे वो सेलेक्टेड वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा जो इस सैंपल के नेचुरल एनर्जी लेवल के साथ मैच करता हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैंने सैंपल पे इंस्टॉल कर दिया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये सैंपल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से वो सेलेक्टेड वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे जो इनके नेचुरल एनर्जी लेवल के साथ मैच करता हो। अच्छा, तो इससे जो है रेडिएशन फॉर एग्जांपल 1 रेडिएशन 2 3 4 5 रेडिएशन है, मैंने इसको जनरली डिस्कस किया। अच्छा, इन 5 रेडिएशन के वेवलेंथ एक दूसरे डिफरेंट, इनकी एनर्जी एक दूसरे डिफरेंट, इनकी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे डिफरेंट, इनके वेव नंबर एक दूसरे डिफरेंट। जब मैंने ये साल जो है इस पे एक्शन कर दिया, लेट सपोज करते हैं इससे रेडिएशन 2 को एब्जॉर्ब कर लिया और इससे रेडिएशन 4 को एब्जॉर्ब कर लिया, while the rest of radiation are transmitted, इसको ट्रांसमिट कर लिया। तो रेडिएशन 1 को ट्रांसमिट कर रहा है, रेडिएशन 3 को ट्रांसमिट कर रहा है और रेडिएशन 5 को ट्रांसमिट कर रहा है। सुने प्लीज, नो दिस लाइट इज कॉल्ड इंसिडेंट लाइट। इस लाइट को हम इंसिडेंट लाइट कहते हैं। ये इंसिडेंट लाइट है। ये अगर आप लोग गौर से कहें ट्रांसमिटेड लाइट है। ये क्या है? ट्रांसमिटेड लाइट। इसको अगर आप लोग देखें ट्रांसमिटेड लाइट है ये इंसिडेंट लाइट, ये ट्रांसमिटेड लाइट। और ये जो है अगर आप लोग देखें जो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्ब लाइट है। ये क्या है? एब्जॉर्ब लाइट है। तो आप लोग गौर से कहें तो लाइट को मैंने इंसिडेंट कर लिया, ये इससे क्या करते हैं, सैंपल इससे सेलेक्टेड वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है, व्हाइल द रेस्ट ऑफ रेडिएशन को क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। ये ट्रांसमिटेड लाइट है, ये एब्जॉर्ब लाइट है। ये जो है अगर आप लोग देखिए इंसिडेंट लाइट है। अगर आप क्या करें, यहाँ पे जो है ये मशीन में जो प्रिज्म लगा होता है उससे पास होता है और यहाँ पे आप लोगों को जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलते हैं, यहाँ पे जो बैंड नजर आते हैं, अगर आपको ये जो स्पेक्ट्रा मिलता है दैट स्पेक्ट्रा इज डिस्क्राइब्ड एज द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो प्लीज अगर आप लोग देखें रेडिएशन 1 ब्राइट होगा, रेडिएशन 3 ब्राइट होगा, रेडिएशन 5 ब्राइट होगा, 4 मिसिंग है क्योंकि 4 वहां पे एब्जॉर्ब हुआ है, 2 मिसिंग है क्योंकि 2 यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ है। तो ये यहाँ पे क्या नजर आएंगे? यहाँ पे डार्क लाइन जो है आप लोगों को ये डार्क लाइन अपीयर होंगे और यहाँ पे ये डार्क है, ये ब्राइट, ये ब्राइट, ये ब्राइट है। तो ये जो बैंड आपको नजर आएगा दैट डिस्क्राइब्ड एज अ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। When electromagnetic radiation are incident on the sample absorbs some selected wavelength of radiation. And the unabsorbed radiation are described as a transmitted radiation. And if this transmitted light is allowed to the pass through the prism, तो जो स्पेक्ट्रा यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, that spectra is known as atomic absorption spectra. इसको atomic absorption spectra डिस्क्राइब करती है। याद रखिए एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, तो इस पॉइंट को ज़हन में रखिए, ट्रांसमिटेड लाइट से ऑब्टेन होता है। मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस सैंपल पे इंसिडेंट कर लिया है और यहाँ पे इसके ये यहाँ पे जो मैंने एनर्जी इंसिडेंट की है, ये इनमें से सैंपल के किसी भी एनर्जी लेवल के साथ मैच नहीं कर रहा हो, तो सारे रेडिएशन 100% ट्रांसमिटेंस होगा कि नहीं है? तो 100% ट्रांसमिटेंस का मतलब क्या है? नो एब्जॉर्प्शन। 100% ट्रांसमिटेंस का मतलब क्या है? नो एब्जॉर्प्शन। अगर 100% ट्रांसमिटेंस हो रही है तो इसका मतलब ये कि नो एब्जॉर्प्शन। 100% ट्रांसमिटेंस मींस, प्लीज अगर आप लोग गौर से कहें 100% ट्रांसमिटेंस मींस नो एब्जॉर्प्शन, तो फिर कौन सा स्पेक्ट्रा आपको मिलेगा? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा फिर आपको मिलेगा।
लेकिन अगर ये इसे सेलेक्टेड वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है और द रेस्ट ऑफ रेडिएशन को ट्रांसमिट करता है, तो फिर आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा यहाँ पे मिलेगा। तो जो स्पेक्ट्रा यहाँ पे रिकॉर्ड होगा वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा। ये जो बैंड आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, 3 कलर्स का बैंड नजर आ जाएगा, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा और ये आप लोगों के पास एब्जॉर्ब हुए। अच्छा, जब सैंपल ले, प्लीज गौर से देखिए, अब सैंपल ले, एनर्जी एब्जॉर्ब किए, फोटोन एब्जॉर्ब करिए, तो जब फोटोन एब्जॉर्ब करे तो ये मॉलिक्यूल है, सुने प्लीज, ये मॉलिक्यूल है मेरे पास, सैंपल के मॉलिक्यूल है। जब इन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब किए तो ये लो एनर्जी स्टेट थे, हाई एनर्जी स्टेट में चले गए, तो अब ये इनका एक्साइड स्टेट है और ये इसका एक्साइड स्टेट है। फॉर एग्जांपल इसने रेडिएशन 2 को एब्जॉर्ब कर लिया है, तो रेडिएशन 2 को इसको यहां से यहां पे लेके चला जाता है। इसने रेडिएशन 3 को 4 को एब्जॉर्ब किया है, तो ये मॉलिक्यूल यहां से यहां पे रेडिएशन 4 को एब्जॉर्ब करके एक्साइड स्टेट में चला, तो ये इसका ग्राउंड स्टेट है और ये इसका एक्साइड स्टेट है। अच्छा, अगर ये एक्साइड स्टेट से वापस रिटर्न होता है तो फोटोन को क्या करेगा, रिलीज करेगा कि नहीं है, एब्जॉर्ब एनर्जी को रिलीज करेगा कि नहीं है। तो यहाँ पे लाइट इमिट हो रहा है, क्या हो रहा है, इमिट हो रहा है, वहां पे ट्रांसमिट हो रहा था और यहाँ पे इमिट हो रहा था। तो फिर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड न्यूक्लियाई, एक्साइटेड बॉन्ड, they excite from high energy level to the low energy level, it emit a photon, and if these emitted photon are allowed to pass through a prism, तो जो स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड होगा उसको एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा is always obtained from the excited state. Atomic emission, the atom should be in excited state, the molecule should be in excited state, the nuclei must be excited state, या जो है बॉन्ड must be excited state, क्योंकि एटम के अंदर क्या क्या एक्साइटेशन हो सकती है, क्वांटाइजेशन है। याद रखिए, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन क्वांटाइज है, इलेक्ट्रॉनिक जो है एक्साइटेशन क्वांटाइज है, न्यूक्लियर एक्साइटेशन क्वांटाइज है, बॉन्ड एक्साइटेशन क्वांटाइज है, और मॉलिक्यूलर रोटेशनल एनर्जी जो होती है वो भी क्वांटाइज होती है। ट्रांसलेशन एनर्जी जो है वो क्वांटाइज नहीं है, वो क्वांटाइज नहीं है। तो आप लोग प्लीज इस पॉइंट को देखें। इफ अ मॉलिक्यूल de-excite from high energy level to the low energy level, it will release energy. If an electron de-excite, it will release energy. If a bond de-excite, it will release energy. If a nuclei de-excite, it will release energy. And if that release or emitted photon are allowed to pass through a prism, तो जो स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड होगा वो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा से डिस्क्राइब किया जाएगा। तो आप लोगों ने प्लीज ध्यान में रखना है कि ग्राउंड स्टेट से जो स्पेक्ट्रा मैं निकालता हूं ट्रांसमिटेड लाइट से, वो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन है, और एक्साइटेड स्टेट से जब एक एटम हो या मॉलिक्यूल हो, वो जो स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करके हमें देता है वो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा है। तो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट से लिया जाता है, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो है, याद रखिए, ये ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम से हम जो है मॉलिक्यूल से डिस्क्राइब करते हैं। तो सैंपल पे मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अच्छा सुने ना प्लीज, अगर सैंपल जितना कंसंट्रेटेड होगा वो मोर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। सैंपल जितना कंसंट्रेटेड होगा उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी से ज्यादा होगी। और सैंपल जो है, अगर आप लोग गौर से, अगर मेरे पास ये कैविट है और उसका जो है पाथ लेंथ इतना है, और दूसरा कैविट है उसका पाथ लेंथ इतना है, तो अगर मैं आपको कहता हूं कि यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास करूं, तो मुझे ये बताए कि यहां पे एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगी या यहां पे ज्यादा होगी। तो जिस पर जो है सोल्यूशन का पाथ लेंथ ज्यादा होगा उस पे भी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो मोर कंसंट्रेटेड सैंपल हैव मैक्सिमम कैपेबिलिटी टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और जिस वहां पे कंसंट्रेशन कम होगा वहां पे एब्जॉर्प्शन कम होगी। जहां पे पाथ लेंथ ज्यादा होगा वहां पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा, और जहां पे पाथ लेंथ कम होगा वहां पे एब्जॉर्प्शन जो है वो आप लोगों के पास कम होगा। तो ये जनरल पॉइंट है कि द एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। इन दोनों के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये आप लोग को जो है प्लीज ध्यान में रखें, मैंने जो पॉइंट डिस्कशन कर रहा था वो ये है कि याद रखें एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो यहाँ पे डार्क लाइन है ये एटॉमिक, यहाँ पे ये दोनों लाइन क्या है, डार्क है। अब अगर आप लोग ये इसका एमिशन स्पेक्ट्रा देखें और इसको आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों को दो ब्राइट लाइन नजर आ जाएंगे, दो ब्राइट लाइन जो है यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे। तो जो यहाँ पे डार्क लाइन होती है वो यहाँ पे ब्राइट है, और जो यहाँ पे ब्राइट लाइन है वो यहाँ पे डार्क होंगे। अब यहाँ पे रेडिएशन 1 मिसिंग है, तो यहाँ पे डार्क लाइन और यहाँ पे आप लोगों के पास डार्क लाइन होगी। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज ऑलवेज अपोजिट टू, बिल्कुल अपोजिट होता है टू द एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा।
तो अगर आपके पास जो है क्या है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में द बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड ब्राइट है और उसमें जो लाइन है वो आप लोगों के पास जो है डार्क है। तो एटॉमिक एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में लाइन क्या हो जाएंगे, वो डार्क हो जाएंगे और बैकग्राउंड आप लोगों के पास, समझ रहे मेरी बात को, ये बिल्कुल इसी को अपोजिट होता है, बिल्कुल दोनों टाइम होते हैं, मशीन रिकॉर्ड करके देता है। आप लोग ये पॉइंट गौर से देखिए, एक मशीन है, सुने प्लीज, और ये मशीन में सिर्फ सिंगल क्लिक पे होते हैं। अगर आपको इमिशन चाहिए वहां पे आपने क्लिक करना है, अगर आपको एब्जॉर्प्शन चाहिए तो आपने वहां पे क्लिक, ये आप लोगों को सिंगल फ्रैक्शन ऑफ टाइम में आपको मिलता है। तो ये बहुत जो है सोफिस्टिकेटेड मशीन है और बात प्लीज इनका जो है मोर एफिशिएंट मशीन होते हैं, ये आपको दोनों इंफॉर्मेशन इन सिंगल टाइम पे प्रोवाइड करते हैं। तो याद रखिए सिंगल क्लिक पे ये अवेलेबल होते हैं। अगर आपको एब्जॉर्प्शन चाहिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देते हैं, अगर आपको इमिशन चाहिए तो इमिशन स्पेक्ट्रा, लेकिन याद रखिए जो इमिशन स्पेक्ट्रा होगा वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का क्या होगा, अपोजिट स्पेक्ट्रा डिस्क्राइब किया जाएगा। क्योंकि जो लाइन यहाँ पे एब्जॉर्ब हुए हैं वो आप लोगों के पास इमिशन में क्या होंगे, ब्राइट होंगे, अपीयर होंगे, और जो यहाँ पे जो है आप लोगों को ब्राइट नजर आ रहे वो वहां पे डार्क नजर आएंगे। तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज ऑलवेज अपोजिट टू द एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा के बिल्कुल अपोजिट होता है। अच्छा, अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम जो है आते हैं और जो हमारे लिए मोर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्लीज आप लोग हो सके हम आते हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा की तरफ, एंड दैट इज नोन एज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे मुख्तलिफ बातें हमने इससे करनी है। हमारा मेन टारगेट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड दैट इज एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा से रिलेटेड है। अच्छा, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है ये हाइड्रोजन एटम है, उसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो नेक्स्ट एनर्जी स्टेट में चला जाता है। अगर आप लोग देखिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी नेक्स्ट एनर्जी स्टेट में, यहाँ पे आप लोगों के पास इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स है। हाइड्रोजन एटम के अंदर जो है अगर हम देखें तो यहाँ पे इनफाइनाइट एनर्जी लेवल है। इट इज डिस्क्राइब्ड एज N1, इट इज डिस्क्राइब्ड एज N2, N3, N4, N5, N6 और यहाँ पे ये N है, N है, प्लीज N शेल है, इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स है। सो देयर आर इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स इन हाइड्रोजन एटम। तो आप लोग इसको प्लीज ध्यान से निकाल दें कि यहाँ पे जो है हमने बस सिर्फ हाइड्रोजन के अंदर तो एक इलेक्ट्रॉन और एक शेल है। तो जब तक जो है जहां तक न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होता है तो हम उसी की बात करते हैं। इफ एन इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे चला जाता है, यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, ऑल ऑफ दीज आर डिस्क्राइब्ड एज द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ये सब के सब एक्साइटेड स्टेट है हाइड्रोजन एटम के। इट्स अ ग्राउंड स्टेट। Now this state is described as a K shell है, it is described as a L shell, it is described as a M shell, it is described as a N shell, it is described as a O shell, OP और आप लोग आगे जाएं फिर। लेकिन that's not important प्लीज। अगर आप लोग देखिए तो यहाँ पे K shell ये कि हमारे लिए ये 4 मोर इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग नो ऑल ऑफ दीज आर द एक्साइटेड स्टेट। ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन, ये ग्राउंड स्टेट है। अगर आप लोग इफ दिस इलेक्ट्रॉन de-excite from the N2 to N1, if this electron de-excite from N3 to N1, if this electron de-excite यहाँ से de-excite, यहाँ से अगर आप लोग देखिए de-excite हो रहा है और इनमें से किसी भी एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन de-excite हो क्या रहा है, a series of radiation be emitted and this series of radiation was first time described by थियोडोर लाइमन ने की है। इस सीरीज ऑफ रेडिएशन को फॉर द फर्स्ट टाइम किसने डिस्क्राइब किया है, थियोडोर लाइमन ने की है। इसलिए इन सीरीज ऑफ रेडिएशन को हम क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज ऑफ रेडिएशन। तो प्लीज अगर आप लोग देखिए ये साइंटिस्ट का नाम है लाइमन सीरीज ऑफ रेडिएशन, लाइमन सीरीज ऑफ रेडिएशन। प्लीज अगर आप लोग हो सके, व्हेन इलेक्ट्रॉन de-excite फ्रॉम N, N7, N6, N5, N4, N3, N2 से N1 में, and that is described as a K shell। K shell में de-excite हो गया है। So a series of radiation will be emitted and this series of radiation are abbreviated by the Lyman series of radiation से इसको abbreviate करते हैं। A series of radiation will be emitted and this series is known as Lyman series, जिसको Lyman series of radiation कहते हैं। और ये radiation प्लीज इनका जो lambda max होता है, lambda max याद रखे 200 नैनोमीटर से वो और 400 नैनोमीटर के रेंज में होता है। This region is called ultraviolet region। इस रीजन को क्या कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रीजन का नाम देते हैं। तो लाइमन सीरीज के लिए डेस्टिनेशन क्या है, के शेल है। लाइमन सीरीज के लिए डेस्टिनेशन क्या है, के शेल है, के शेल इसका डेस्टिनेशन है। और यहाँ पे ये कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, यूवी अल्ट्रावायलेट रीजन में रिलीज होती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यहाँ पे रिलीज हो गया, अल्ट्रावायलेट, और इनका वेवलेंथ का जो रेंज है
200 नैनोमीटर से एबो और 400 नैनोमीटर के रेंज में होता है। अगर आप लोग हो सके तो ये थियोडोर ने इंट्रोड्यूस की है। इसके बाद अगर आप लोग देखिए कि इलेक्ट्रॉन यहां से जम करके यहां पे आ रहा हो, यहां से जम करके यहां पे आ रहा हो, फॉर एग्जांपल यहां से जम करके यहां पे आ रहा हो। अनदर पॉसिबिलिटी है कि यहां पे ये सारे पॉसिबिलिटी स्टेट है, इनमें से किसी भी इट वाज फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब बाय थियोडोर सर डेविड बाल्मर ने की है, सर डेविड बाल्मर ने की है। तो उन्हीं के नाम से जो है इसको बाल्मर सीरीज ऑफ रेडिएशन, बाल्मर सीरीज ऑफ रेडिएशन। अच्छा, बाल्मर सीरीज ऑफ रेडिएशन, प्लीज इस पॉइंट को देखें तो यहां पे जो है बाल्मर सीरीज ऑफ रेडिएशन अगर आप लोग देखें तो यहां पे N1, N7, N6, N5, N4, N3 से इलेक्ट्रॉन डीएक्साइड होके N2 में, दैट इज नोन एज L शेल में जो है डीएक्साइड होके आ जाए। A series of radiation and this series of radiation was first time described by सर डेविड बाल्मर ने की है, तो उन्हीं के नाम से इनको बाल्मर सीरीज ऑफ रेडिएशन का नाम दिया जाता है। अच्छा, एक और पॉइंट आप लोग थोड़ा सा गौर से देखिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन M से L में आता है तो इसको हाइड्रोजन अल्फा, हाइड्रोजन अल्फा, हाइड्रोजन बीटा, हाइड्रोजन गामा। सुने प्लीज इस पॉइंट को, अगर एक इलेक्ट्रॉन प्लीज अगर आप लोग देखें M से L शेल में जम करके आता है तो हाइड्रोजन अल्फा बाल्मर सीरीज में। अच्छा, हाइड्रोजन जो है बीटा, अगर एक इलेक्ट्रॉन N से L में जम करके आता है और अगर एक इलेक्ट्रॉन O से L में जम करके आता है तो उसको हाइड्रोजन गामा। तो आप लोग देखिए जो बुक में लिखा होता है हाइड्रोजन अल्फा बाल्मर सीरीज में और गामा और बीटा जो लिखा है तो वो इसके बेस पे, ये पॉइंट ध्यान में रखिए आप लोग। तो ये अगर आप बाल्मर सीरीज दो, ये जो है बात है लैम्डा मिक्स का जो रेंज है तो दैट इज 400 नैनोमीटर से वो और 800 नैनोमीटर के रेंज में है। और दिस रीजन इज कॉल्ड यूवी विजिबल रीजन, यूवी विजिबल रीजन, इसको यूवी विजिबल रीजन कहते हैं। यूवी विजिबल रीजन जो है ये अगर आप लोग देखिए यहां पे डिस्क्राइब होगा। तो प्लीज अगर आप लोग देखिए ये बाल्मर सीरीज ऑफ रेडिएशन, बाल्मर सीरीज ऑफ रेडिएशन। अगर आप लोग देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं और वो अगर आप लोग देखिए दूसरा चांस ये है कि इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट होकर फ्रॉम द N से M शेल में, एक इलेक्ट्रॉन O से M शेल में, एक इलेक्ट्रॉन N6 से यहां पे आ जाए और अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से जम करके आ जाए, a series of radiation be emitted and this series of radiation was first time described by, प्लीज अगर आप लोग देखिए पास्चर, तो यहां पे जो है पास्चर सीरीज ऑफ रेडिएशन, इनको पास्चर सीरीज ऑफ रेडिएशन का नाम दिया जाता है, पास्चर सीरीज, a पास्चर सीरीज ऑफ रेडिएशन। तो प्लीज अगर आप लोग गौर से देखिए पास्चर सीरीज ऑफ रेडिएशन। So when an electron de-excite from N7 और अगर आप लोग देखिए यहाँ पे N6, N5, 2, प्लीज अगर आप लोग देखिए N3, तो सॉरी N4 भी यहाँ पे लिखे N4, इनमें से किसी भी एनर्जी लेवल से N4 में, दैट इज कॉल्ड M शेल में आए। दिस सीरीज ऑफ रेडिएशन जिसका पास्चर सीरीज को पास्चर सीरीज से नाम देते हैं। अच्छा, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे लैम्डा मिक्स जो होता है तो आप लोग गौर से देखें तो यहाँ पे ये 800 नैनोमीटर से एबव और आप लोग बात करें प्लीज, बाज बुक पे 1800 लिखा है, बाज बुक पे 1600 लिखा है, बाज बुक पे 2000 लिखा है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, बस हम एक राउंडिंग डेटा लेते हैं एंड दैट इज 2000 नैनोमीटर। आप लोगों को ये रीजन याद करने की जरूरत नहीं है, सही है? आप लोगों को जो है सिर्फ ये यूवी रीजन याद होने चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो विजिबल है तो वो ज्यादातर रिलेट करते हैं लोग मोस्टली। तो इट इज डिस्क्राइब, इसको अगर आप लोग देखिए NIR, नियर इंफ्रारेड रीजन, नियर infrared region, this region is described as a near infrared region। ये बाल्मर में सिर्फ है, सिर्फ बाल्मर सीरीज, बाकी में नहीं है। हाइड्रोजन के जो अल्फा बीटा और गामा का वर्ड यहाँ पे यूज किया गया सिर्फ बाल्मर सीरीज के लिए। जी बताएं। हाँ ना, तो विजिबल है ना, 400 से अबव और 800 नैनोमीटर, ये विजिबल यूवी विजिबल रीजन है। तो अल्ट्रा वायलेट विजिबल यूवी के 3 रीजन है, एक वैक्यूम यूवी रीजन होता है, एक सिर्फ यूवी रीजन होता है और एक यूवी विजिबल रीजन होता है। यूवी के 3 रीजन में कैटेगराइज करते हैं, याद रखिए इस पॉइंट को। दिस रीजन इज कॉल्ड NIR रीजन, इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ नियर इंफ्रारेड रीजन, ये नियर इंफ्रारेड रीजन है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है खबर और ये
सुने प्लीज, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां पे आए, यहां से जंप करके यहां पे आए, यहां से इलेक्ट्रॉन अ सीरीज, एंड दिस सीरीज ऑफ रेडिएशन वाज फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब बाय जो है सॉरी ब्रैकेट सीरीज ऑफ रेडिएशन। सर डेविड ब्रैकेट ने की है और ये यूएस फिजिसिस्ट और उसने रेडिएशन को फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया है, तो इनको ब्रैकेट सीरीज ऑफ रेडिएशन। तो प्लीज अगर आप देखें ब्रैकेट सीरीज ऑफ रेडिएशन, when an electron de-excite from N7 and N7 N6 N5 to N4 and that is called N shell। किसी भी एनर्जी लेवल से N shell में इलेक्ट्रॉन de-excite हो गया है, लेकिन हाइड्रोजन के लिए शब्द हाइड्रोजन है, कोई और एलिमेंट नहीं, हाइड्रोजन की बात हो रही है। तो ये शर्त है कि इसमें हाइड्रोजन एटम को आप लोग, क्योंकि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, तो अगर आप लोग गौर से कहते हो सीरीज ऑफ रेडिएशन बी एमिटेड एंड दिस सीरीज ऑफ रेडिएशन वाज फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब्ड बाय ब्रैकेट सीरीज ऑफ रेडिएशन से। अच्छा यहाँ पे लैम्डा मैक्स सॉरी प्लीज 2000 नैनोमीटर से एबव, और प्लीज अगर आप लोग देखें 4000 नैनोमीटर के रेंज में जो है यहाँ पे इसको मेंशन कर रहा हूँ, बस इसको राउंड कर रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग गौर से कहें दिस रीजन इज कॉल्ड MIR रीजन, मिड IR रीजन, मिड इंफ्रारेड रीजन, मिड इंफ्रारेड रीजन, मिड इंफ्रारेड रीजन। प्लीज अगर आप लोग देखिए इसको MIR रीजन कहते हैं, और यहाँ पे 2000 वेवलेंथ ज्यादा है कि कम है, और यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पे रिलीज हो रही है? लाइमन सीरीज ऑफ रेडिएशन। लाइमन सीरीज ऑफ रेडिएशन जो है आप लोगों को क्या करता है, यहाँ पे जो है आप लोगों को सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करवा देता है, ठीक है। अच्छा अगर आप लोग देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप करके आए, यहाँ से यहाँ पे जंप करके आए, अ सीरीज ऑफ एंड दिस सीरीज ऑफ रेडिएशन विल बी नोन एज अ पी फंड सीरीज ऑफ रेडिएशन। इसको पी फंड कहते हैं, पी फंड। तो पी फंड सीरीज ऑफ रेडिएशन, तो अगर आप लोग देखिए बस डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पी फंड, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन N N7 और N6 इनमें से किसी भी एनर्जी लेवल से N शेल में जंप करके, दैट इज कॉल्ड O शेल है, इसको पी फंड सीरीज ऑफ रेडिएशन कहते हैं। और प्लीज इसका जो लैम्डा मैक्स होता है तो मुख्तलिफ बुक में मुख्तलिफ लिखा है, प्लीज आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। तो 4000 नैनोमीटर से एबव, और बस मैं इसको राउंड कर रहा हूँ 6000 नैनोमीटर के रेंज में है। बाज बुक वालों ने जो 8000 तक इसको मेंशन किया हुआ है, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है कि हम उसके पीछे लग जाए, ठीक है। तो लैम्डा मैक्स जो है 4000 से लेके 6000 एंड दिस रीजन इज कॉल्ड FIR रीजन, फार IR रीजन, फार इंफ्रारेड रीजन, फार इंफ्रारेड रीजन, फार इंफ्रारेड रीजन, फार इंफ्रारेड रीजन। ये अगर आप लोग हो सके तो आप लोगों के पास पी फंड सीरीज ऑफ रेडिएशन है, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड सीरीज ऑफ रेडिएशन 1 2 3 4 और 5। एक और भी है जिसको हेम्ब्री कहते हैं, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो 6 में इलेक्ट्रॉन दी, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है कि हम उसके पीछे लग जाए। बस आप लोगों ने जो चीजें आप लोगों के, जो आप लोगों की हैसियत है, बस आपकी हैसियत के मुताबिक ही बातें करते हैं, आप लोगों की हैसियत से बाहर जाने की कोशिश नहीं करते। तो कोशिश ये करें कि अपने हैसियत से रहे। जी बताएं। हाँ चलें, आप लोग ये नोट करें तो बताइए उसको। शाबाश 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 शाबाश, जल्दी निकल गए। अच्छा इससे क्वेश्चन किस तरह निकलते हैं, अब इन क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे, और आप लोग जो है फिलहाल इन पॉइंट्स को जल्दी नोट करें कि बाकी पॉइंट्स की तरफ जाएं और इस पे डिस्कशन करें। ये आप लोगों ने लिख दिया? जी जी बताएं। क्या कह रहे हैं? डायो, अच्छा अल्फा बीटा। सुने प्लीज, इफ दिस इलेक्ट्रॉन, ये जो है बाल्मर ने सिर्फ यूज किए, अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है फ्रॉम द M से L में आता है तो हाइड्रोजन अल्फा, हाइड्रोजन अल्फा। अगर ये जो है फ्रॉम द N टू जो है N टू L आता है, हाइड्रोजन बीटा, ठीक है। और अगर ये O से जो है N शेल में आता है, L शेल में आता है, हाइड्रोजन गामा।
ये वर्ड सिर्फ बाल्मर सीरीज में यूज हुए, बाकी किसी में नहीं है। अच्छा, तो आप लोग देखें, अब यहां पे इनसे जो क्वेश्चन हैं आप लोगों ने प्लीज इन पॉइंट को थोड़ा सा देखें। एक है लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज ऑफ रेडिएशन। अच्छा, एक है बाल्मर सीरीज ऑफ रेडिएशन, एक है पास्टन सीरीज ऑफ रेडिएशन, पास्टन सीरीज ऑफ रेडिएशन, और एक अगर आप लोग गौर देखें तो यहां पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट सीरीज, और एक अगर आप लोग देखें पी फंड सीरीज ऑफ रेडिएशन है। ये अगर आप लोग देखें 5 डिफरेंट टाइप्स रेडिएशन है, और इन पे जो है अगर आप लोग देखें तो इस पे डिस्कशन करते हैं। देखिए, लाइमन सीरीज ऑफ रेडिएशन सबसे शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन, बाल्मर सीरीज ऑफ रेडिएशन का वेवलेंथ ज्यादा हो जाता है, पास्टन का वेवलेंथ उससे भी ज्यादा हो जाता है, ब्रैकेट सीरीज का अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे वेवलेंथ उससे भी ज्यादा हो जाता है, और पीफंड सीरीज का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, पीफंड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ये सीक्वेंस है अरेंजमेंट। Which one of the following electromagnetic radiations, which one of the following series of electromagnetic radiation are longer wavelength P-fund, and the least is a Lyman series। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में ये बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो अगर आप लोग देखिए तो इसकी एनर्जी, जिसका शॉर्टर वेवलेंथ एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी कम हो जाती है, एनर्जी यहाँ पे कम हो जाती है, यहाँ पे एनर्जी और कम हो जाती है, यहाँ पे एनर्जी और कम हो जाती है, और सबसे कम एनर्जी जो है वो P-fund सीरीज में होगी। सुने प्लीज, जहां पे आप लोगों के पास एनर्जी ज्यादा वहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जहां पे एनर्जी कम वहां पे फ्रीक्वेंसी कम, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और कम, फ्रीक्वेंसी कम और फ्रीक्वेंसी और कम। अच्छा, अगर आप लोग हो सके, जहां पे आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसी वेव नंबर ज्यादा, यहाँ पे वेव नंबर कम, यहाँ पे भी वेव नंबर कम हो जाते हैं, वेव नंबर कम, और सबसे कम वेव नंबर जो है वो P-fund सीरीज। ये 4 क्वेश्चन है, और हर एक पेपर जब भी इससे क्वेश्चन आए यही 4 क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि which one of the following is of shorter wavelength radiation, which one of the following is of longer wavelength radiation, which one of the following have maximum energy, less energy, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, किसकी फ्रीक्वेंसी कम, किसकी जो है वेव नंबर ज्यादा, किसके वेव नंबर कम। यही इस सीक्वेंस में ये क्वेश्चन होते हैं। आप लोग प्लीज इनको ध्यान में रखिए, सही है। तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने ज़हन नशीन करने हैं। तो इन पॉइंट्स को कि एनर्जी वाइज इनकी अरेंजमेंट मैंने लिख दिया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी, decreasing order of frequency, increasing order of frequency, decreasing order of wave number, increasing order of wave number, increasing order of wavelength, decreasing order of wavelength। याद रहेगा, ठीक है, आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस के नंबर की तरफ आते हैं। हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस की कैलकुलेशन किस तरह करते हैं, उस पर जो है थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। किसी को कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, ठीक है, सुने प्लीज। ये अगर आप लोग गौर से तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइट करते हैं, यहाँ पे लेके जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से डी एक्साइट होता है तो एक फोटोन रिलीज करता है, एक स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस करता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे चला जाए, फॉर एग्जांपल अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो, इस यहाँ पे, तो एक इसके लिए चांस ये कि यहाँ से आए एक स्पेक्ट्रल आए, दूसरा ये है कि यहाँ पे आए एक स्पेक्ट्रल आए, और तीसरा ये हो गया कि अनदर स्पेक्ट्रल। तो 3 स्पेक्ट्रल आइन ये प्रोड्यूस करता है। अच्छा, अगर आप लोग हो सके कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है, प्लीज इस पॉइंट को देखिए, वो यहाँ पे, तो एक चांस ये है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये है एक स्पेक्ट्रल आए, दूसरा चांस ये है कि यहाँ से, तीसरा चांस ये है कि यहाँ पे हो। तो 1 2 3 4 5 6 स्पेक्ट्रल लाइन इसके लिए पॉसिबल है। अच्छा, अगर आप लोग देखें कि इलेक्ट्रॉन है और आप लोग प्लीज गौर से कि यहाँ पे जो है बात से प्लीज, यहाँ पे है, यहाँ से आ रहा है तो एक स्पेक्ट्रल लाइन, यहाँ से आ रहा है तो दूसरा स्पेक्ट्रल लाइन, यहाँ से आ रहा है तो तीसरा स्पेक्ट्रल लाइन, और यहाँ से आ रहा है तो फोर्थ वन, और 1 2 3 4 5 6 10 स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस करता है। आसान शुरू।
Sonay, please. So if an electron de-excite from N2 to N1, one spectral line. If an electron de-excite from N3 to N1, 3 spectral line. If an electron de-excite from N4 to N1, 6 spectral line. 10 spectral line, 6, 15 spectral line. ये अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है ये नंबर्स हैं और ये नंबर मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिख दिया, लेकिन इसके लिए आसान सी बात ये है कि ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है, ये N4 है और ये N5 है। तो मैंने लिखा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन N5 से N1 में आता है तो कितने पॉसिबल है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्पेक्ट्रल लाइन। तो क्या करें? N5, N4, N3, N2, N is equal to 1 ये नंबर निकालें और इन नंबर को सम अप करें। लास्ट वाला जो डिजिट है उसको रिमूव करें, बाकी नंबर सम अप करें, यू विल गेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ये कितने स्पेक्ट्रल लाइन बनते हैं? कितने बनते? 10 बनते हैं। सही है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन अगर आप लोगों के पास N5 से N1 में आ जाए, इफ एन इलेक्ट्रॉन de-excite फ्रॉम N5 to N1, टोटल कितने बनते हैं? मैंने आप लोगों को ये लिखा है। अच्छा, मैंने क्या कहा कि आप अगर आपको मसला हो वहां पे कैलकुलेट, तो नहीं कि आप लोग ये डायग्राम ड्रा करते हैं। आसान सी बात है कि इलेक्ट्रॉन N5 से N1 में आ रहे हैं तो सारे नंबर लिखे, लास्ट वाला डिजिट रिमूव करो, इनको समाप्त करो, यू विल गेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अच्छा, अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है कहां से आ रहा है? शाबाश, नेक्स्ट पॉइंट देखे, एक इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? मैंने क्या लिखा है? अगर N4 से इलेक्ट्रॉन N3 में आ रहा है तो लास्ट नंबर डिजिट रिमूव करो, इनको समाप्त करो। सही है। तो कितने हो गए? 6 स्पेक्ट्रल लाइन आते हैं। अच्छा, अगर आप लोग बोलते कि N4, N5 और N6, द लास्ट नंबर डिजिट N6 से N1 में लास्ट नंबर डिजिट रिमूव करो, इनको समाप्त करें। यहाँ पे 15 स्पेक्ट्रल आप लोग के पास। ठीक है ना? बोले वाई कमजे की मसला ना लाइकुला कमजे की मसला लिखना है। हाँ, खबर हो सॉरी, इफ एन इलेक्ट्रॉन de-excite, सुने प्लीज, N6 से N2 में आए तो फिर क्या होगा? वही ये बात सुने प्लीज। अगर एक इलेक्ट्रॉन N6 से N2 में de-excite हो गया है तो फिर क्या सिचुएशन होगी? अगर एक इलेक्ट्रॉन N6 से N2 में आए, नॉट N1 में, ओए N1 को रिमूव करें, N1 नहीं है, N6 तक आए, तो कितने इलेक्ट्रॉन N6 से N2 में आए तो फिर क्या करें? न करना समा खबर और मुझे तो सुने सुने प्लीज। अगर आप लोगों ने इस तरह किया कि अगर आप लोगों ने ये नंबर क्रॉस कर और ये सबब कर दिया, ये गलत है। आप लोगों ने अपनी तरफ से कहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है? कहां पे आ रहा है? इसको 1 कंसीडर करें, 2, 3, 4, 5 इसको क्रॉस करें और इनको आप समाप्त करें। ये नंबर आप लोगों ने समाप्त नहीं किया। तो आप लोगों ने यहाँ पे अपनी तरफ से नंबरिंग करनी है। अपनी तरफ से जहां पे आ रहे हैं उसको 1, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, कहां तक जाना है? 6 तक। ये लास्ट क्रॉस करें, इनको समाप्त करें, आपके पास 10 स्पेक्ट्रल लाइन। अच्छा, अगर आप लोग देखें, अगर एक इलेक्ट्रॉन N7 से N3 में आ रहा हो या N2 में आ रहा हो, अगर एक इलेक्ट्रॉन N7 से, तो क्या करें? 7, प्लीज देखें यहाँ पे 6, 5, 4, 3, 2। ये नहीं करना है कि आप लोग इसको क्रॉस करें, ये गलत है। ये उस वक्त तक आप अप्लाई करें जब आपके पास इलेक्ट्रॉन N1 तक आए।
आपने क्या करें, अपनी तरफ से इसको नंबरिंग देनी है 1 2 3 4 5 और ये 6 हो जाएगा। अब ये क्रॉस करें, इनको सम अप करें, यू विल गेट द नंबर। ये सही है आपका, ये पॉइंट आप लोगों का सही है। सो द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों ने ये जनरल आइडिया यूज करें, और बाकी वो सेकंड ईयर में आप लोग फिर इसमें फार्मूले अप्लाई करते, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस ये आसान से पॉइंट है, आप इसको जहन में रखें और उसके बेस पे जो है प्लीज कैलकुलेशन ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन करें। द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन इलेक्ट्रॉन डीएक्साइड फ्रॉम N4 N5 to N3, wait N5 to N3, अगर आपके पास ये 5 है, यहाँ पे ये 4 है और यहाँ पे ये 3 है, क्या करें? सुने, इसको 1, इसको 2, इसको 3, ये क्रॉस करें, इनको 3 स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगे, 3 स्पेक्ट्रल लाइन से ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ 3 स्पेक्ट्रल लाइंस आपको मिलेंगे, तो आप लोगों ने उसी के बेस पे जो है कैलकुलेशन करनी। सही है, तो इसको बस कंक्लूड करें। थैंक यू, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ये आप लोग प्लीज ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, और वो है प्लीज यहाँ पे द डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल के जो डिफेक्ट हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। यो टॉपिक मैंने पूरा करा हुआ, बस एक ही। जी ना 10 मिनट जिक्र स्टेप वाइज हम रात शुभ को टोल पॉसिबिलिटीज वायु करा, टोल पॉसिबिलिटीज वायु, टोल पॉसिबिलिटीज का सारे पॉसिबिलिटी जो है आपने यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो ये आपको ऑल पॉसिबिलिटी, ये जो नंबर में सम अप करता हूँ, ऑल पॉसिबिलिटी एक्सप्लेन करता है। सुने प्लीज, नेक्स्ट पॉइंट जो है अगर आप लोग देखिए वो है डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। खामोश हो जाए, सुने मुझे प्लीज सुने। बोहर एटॉमिक मॉडल के क्या क्या डिफेक्ट्स है, इन पे जो है थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। पहला तो यहाँ पे मसला ये है कि बोहर एटॉमिक मॉडल इज ओनली